गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं रात के 8 बजे इंडिया न्यूज पर वॉर स्पेशल। बात इजराइल, अमेरिका और ईरान की कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका इस वक्त एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहां से निकलने का रास्ता उसे खुद समझ नहीं आ रहा। ईरान के खिलाफ जंग छेड़ना जितना आसान लग रहा था, उसे खत्म करना उतना ही नामुमकिन साबित हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक ऐसी रणनीति गलती ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से पीछे हटना अब ट्रंप के लिए आसान नहीं है, हार जैसा है। आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि कैसे अमेरिका ने पर्शियन गल्फ को छोड़कर अपने ही दोस्तों के घर को युद्ध का मैदान बना दिया और कैसे अब पूरी दुनिया ईरान के लिए एक ढाल बन गई है। देखिए हमारी ओपनिंग स्टोरी आपके लिए। ट्रंप का अहंकार और मिडिल ईस्ट का महाविनाश, एक गलती ने ईरान को बना दिया अजय। क्या अमेरिका का वियतनाम और अफगानिस्तान जैसा होगा हश्र? दुनिया की ऑयल लाइफलाइन पर ईरान का कब्जा। जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग और सही लोकेशन से जीती जाती है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए जो जगह चुनी, वही उसकी सबसे बड़ी हार की वजह बनी। अमेरिका को चाहिए था कि ईरान पर हमला पर्शियन गल्फ या हिंद महासागर में स्थित अपने डिएगो गार्सिया एयरबेस से करता। अगर ऐसा होता तो अमेरिका और ईरान की लड़ाई समुद्र के बीचों बीच सीमित रहती। अगर ईरान पलटवार भी करता तो वो सिर्फ अमेरिकी एयरक्राफ्ट या बेस पर होता। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने अपने अहंकार में मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों सऊदी अरब, यूएई और कतर के एयरबेस का इस्तेमाल किया। इससे संदेश ये गया कि ये सुन्नी देश ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं। अब नतीजा ये है कि अगर अमेरिका ईरान की रिफाइनरी पर हमला करता है तो ईरान सीधे इन खाड़ी देशों के तेल कुएं को तबाह कर देगा। ट्रंप की एक गलती पूरे युद्ध की फांस बन गई है। अमेरिका ने जब इन लोगों से समझौते किए तो उसको एक मोटी रकम इन देशों से मिली। अमेरिकन कंपनीज को राइट्स मिले इन देशों में इन्वेस्टमेंट करने के। इन देशों को लगा कि हम अमेरिका को अपनी जगह पे बेस दे रहे हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। यानी ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन एक ऐसी थी। लेकिन समय, जैसा कहा जाता है, हमेशा एक सा नहीं रहता। परिस्थितियां बदली। अमेरिका ने ईरान पे हमला किया और ईरान जो है वो इन देशों के जो अमेरिकन बेस हैं उन पे हमला कर रहा है। और उसमें हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं चपेट में आ रहे हैं अब ये देश। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को बेस दे करके हम यहाँ फंस गए हैं, अब ना खाली करा पा रहे हैं। और इस स्थिति में जहाँ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है उसमें ये देश जो है अब इनकी गर्दन जो है वो फंस गई है, न निकाले बन रही है न उसमें फंसाए बन रही है। तो ये एक बड़ी ट्रंप की अकेली जंग, दुनिया भर में टैरिफ की धमकी से बड़ा गुस्सा, फ्रांस के राष्ट्रपति की चैट लीक करने का अहंकार, यूरोप, भारत और चाइना कोई भी युद्ध के पक्ष में नहीं, मित्र देशों को भरोसे में लिए बिना बड़ा हमला। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल की सबसे बड़ी पहचान रही है धौंस। कभी चीन पर टैरिफ, कभी भारत को धमकी तो कभी नाटो देशों से उगाही। ट्रंप ने जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली नीति अपनाकर पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया है। चाहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना हो या ग्रीनलैंड पर दावेदारी करना, ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाई। फ्रांस जैसे पुराने मित्र देश के राष्ट्रपति की पर्सनल चैट लीक कर दी। नतीजा ये हुआ कि आज जब अमेरिका ईरान की एक लंबी और थकाऊ जंग में फंसा है तो दुनिया का कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं दिख रहा है, न यूरोप, न भारत, न जापान। ट्रंप की कॉलोनियल माइंडसेट में अमेरिका को ग्लोबल लीडर से बदलकर एक जिद्दी हमलावर बना दिया है। आज अमेरिका दुनिया की सहानुभूति खो चुका है और ईरान इसी अलगाव का फायदा उठाकर मजबूती से खड़ा है। ऑयल लूप का असली गणित, ईरान की रिफाइनरी गिरी तो सऊदी के तेल कुएं जलेंगे। मिडिल ईस्ट का तेल बंद मतलब दुनिया की इकोनॉमी ठप। चाइना और जापान की एनर्जी सप्लाई पर सीधा खतरा। गाजा नहीं, ये ग्लोबल एनर्जी वॉर है। ईरान कोई गाजा पट्टी नहीं है जहां सिर्फ इमारतें गिरेंगी और दुनिया निंदा करके चुप बैठ जाएगी। यहाँ मामला पूरी दुनिया की जेब और चूल्हे से जुड़ा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसकी तेल रिफाइनरियों पर हमला हुआ तो वो पूरे मिडिल ईस्ट के तेल भंडार को राख कर देगा। सोचिए, अगर सऊदी अरब, कतर और यूएई के तेल कुएं से धुआं निकलने लगा तो क्या होगा? यूरोप की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, चाइना का पहिया जाम हो जाएगा और भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। पूरी दुनिया इस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के खिलाफ एकजुट हो गई है। ट्रंप की निजी अकड़ के लिए कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को दांव पर नहीं लगाना चाहता। इसी मजबूरी ने ईरान को एक ग्लोबल शील्ड यानी सुरक्षा कवच दे दिया है।
क्योंकि अब कोई भी देश बड़े पैमाने पर तेल अड्डों पर हमले का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान की अजेय रणनीति, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित तो मिसाइलें बनती रहेंगी। दुनिया की मजबूरी बनी ईरान की सुरक्षा, इजरायल के लिए बैकफुट पर जाने की स्थिति। युद्ध टलेगा नहीं, सालों साल खींचता रहेगा। जब किसी देश के कारखाने, बिजली घर और तेल रिफाइनरियां सुरक्षित रहती हैं, तो वो देश कभी हारता नहीं। ईरान को अब ये समझ आ गया है कि दुनिया की आर्थिक मजबूरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बचा रहेगा, उसकी मिसाइलें बनती रहेंगी और हमले जारी रहेंगे। ये एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बन गया है। अमेरिका ने मुस्लिम देशों की जमीन का इस्तेमाल करके ईरान को ये मौका दे दिया है कि वो इसे क्षेत्रीय बदलाव बना सके। अब स्थिति ये है कि अमेरिका हमला रोक नहीं सकता क्योंकि इजरायल का दबाव है, और हमला बढ़ा नहीं सकता क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला दब जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने अपनी ही बिछाई बिसात पर खुद को मात दे दी है। ईरान अब पहले से कई ज्यादा अजेय महसूस कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया उसे पूरी तरह तबाह नहीं होने देगी। हार का इकलौता रास्ता, वियतनाम जैसी शर्मनाक वापसी की आहट, अफगानिस्तान की तरह भागने की मजबूरी। ट्रंप के पास अब कोई एग्जिट प्लान नहीं बचा। ईरान ने अमेरिका के घमंड को जमीन पर उतारा। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जिस तरह अमेरिका को वियतनाम के जंगलों में और अफगानिस्तान के पहाड़ों में हार मानकर भागना पड़ा था, ठीक वही स्थिति अब मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में बन रही है। ट्रंप के पास अब हार मानने या फिर चुपचाप घर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने अपने सहयोगियों को नाराज किया, दुश्मनों को एक किया और रणनीतिक रूप से गलत एयरबेस चुने। आज अमेरिका एक ऐसे दलदल में है जहां जो जितना हाथ पांव मार रहा है, उतना ही धंसता जा रहा है। ईरान ने साबित कर दिया कि वो झुकने वाला नहीं है और ट्रंप की डील्स की कला यहाँ काम नहीं आ रही। ये जंग अब अमेरिका की ताकत की नहीं बल्कि उसकी साख की हार बनती जा रही है। क्या ट्रंप अपनी हार स्वीकार करेंगे या फिर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को गर्त में ढकेल देंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब का अहंकार, उनका जो घमंड है, उनकी जो ईगो है, उनका जो एरोगेंस है, उसकी वजह से क्या कोई अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होना चाह रहा है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि अमेरिका ने मन मर्जी से जिसके ऊपर टैरिफ ठोका और ठोका, जिसकी तरफ उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो अमेरिका ने अपने खुद के रिश्ते बिगाड़ दिए लोगों से। आज की तारीख में कोई अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है, कोई खड़ा नहीं है, कोई अमेरिका की मदद नहीं करना चाहता है। महाशक्ति का ढलता सूरज, गलत रणनीति प्लस अहंकार मतलब ऐतिहासिक हार। ईरान बना मिडिल ईस्ट का नया पावर सेंटर। अमेरिकी वर्चस्व के अंत की शुरुआत। मिडिल ईस्ट में बिछी नई कूटनीतिक बिसात। नतीजा साफ है, ट्रंप की जिद और गलत सैन्य प्लानिंग ने अमेरिका को एक ऐसी हार की दहलीज पर खड़ा कर दिया है जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जिस डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल अमेरिका को करना चाहिए था, उसे नजरअंदाज कर उसने अपने ही दोस्तों के घर को आग की चपेट में ला दिया। आज ईरान को हराना सिर्फ इसलिए मुश्किल नहीं है कि वो ताकतवर है, बल्कि इसलिए मुश्किल है कि अमेरिका की गलतियों ने उसे अजेय बना दिया। दुनिया अब अमेरिका के निजी स्वार्थों के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा की बलि देने को तैयार नहीं है। वियतनाम और अफगानिस्तान के बाद क्या अब मिडिल ईस्ट की वो जगह होगी जहां से अमेरिका वर्चस्व का सूरज हमेशा के लिए ढल जाएगा? ये सवाल है अब दुनिया की जुबान पर है। नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने हमारी ओपनिंग स्टोरी देखी, अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। आज बात उस महाशक्ति की जो दुनिया को शांति का पाठ का कह रहा डेफिनेशन पढ़ाती है, लेकिन आज खुद एक ऐसे जंग के दलदल में धंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का वादा किया था, यानी अपने देश को पहले रखना, लेकिन आज हकीकत यह है कि अमेरिका की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सैनिक रो रहे हैं और अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर पहुंच गई है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम पर ईरान के बड़े नेताओं को तो खत्म कर दिया, लेकिन क्या ट्रंप ने अपनी कुर्सी को भी खतरे में डाल दिया है? क्या युद्ध वास्तव में, हकीकत में, सच में अमेरिका की भलाई के लिए है या किसी और के लिए? अब ये भी इस स्टोरी के जरिए आपको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। क्या ईरान बनेगा ट्रंप का पॉलिटिकल सुसाइड? युद्ध तेहरान में, हाहाकार वाशिंगटन में। क्या अमेरिका में आने वाली है मंदी? बेटों को जबरदस्ती जंग में भेजने पर भड़की अमेरिकी जनता। डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो उनका सबसे बड़ा वादा था कि वो अमेरिका को अंतहीन युद्धों से बाहर निकालेंगे, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट है। बिना कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी के ईरान पर हमला करके ट्रंप ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया।
विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, लेकिन अब ट्रंप के अपने समर्थक भी परेशान हैं। जिस अमेरिका फर्स्ट के नाम पर वोट मांगे गए, आज उसी अमेरिका में महंगाई ने कमर तोड़ दी। हर दिन युद्ध में लगभग $1 बिलियन स्वाहा हो रहे हैं। जनता पूछ रही है कि ये पैसा उनके स्कूलों और अस्पतालों के बजाय ईरान की मिट्टी में क्यों मिलाया जा रहा है। क्या एक और विदेशी जंग अमेरिका को कर्ज के गहरे गड्ढे में धकेल दे? मेगा बेस में उत्साह कम, डर ज्यादा। वियतनाम और अफगानिस्तान की हार का खौफ, ईरान की जनता का कड़ा प्रतिरोध, IRGC का ढांचा अब भी सक्रिय। ट्रंप का सबसे मजबूत किला उनका मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थक वर्ग है। ये वो लोग हैं जो वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान जैसी हार देख चुके हैं और दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते। हालांकि तेहरान में अयातुल्ला खामनेई समेत टॉप लीडर के सफाई की खबर आई है, लेकिन इससे जीत का एहसास कम और भविष्य का डर ज्यादा लग रहा है। लोगों को लग रहा है कि कहीं ईरान एक और इराक ना बन जाए, जहां घुसना तो आसान था पर निकलना नामुमकिन। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के बचे हुए हिस्से आज भी छापामार युद्ध की तैयारी में हैं। बमबारी से इमारतें तो गिर सकती, लेकिन दशकों पुरानी जड़ों को उखाड़ना ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार, पेट्रोल गैस की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड। मिड टर्म इलेक्शन से ठीक पहले लोकप्रियता गिरी, वॉल स्ट्रीट पर मंदी का साया। जियोपॉलिटिक्स की भाषा में कहें तो युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि कीमतों से भी लड़ा जाता है। आज अमेरिका का मिड टर्म इलेक्शन सिर पर है और रिपब्लिक पार्टी के रणनीतिकार पसीने पसीने हैं। वजह है जेब पर पड़ती मार। कच्चे तेल का दाम $100 प्रति बैरल को पार कर चुका है, जिससे अमेरिका के पेट्रोल गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक तरफ ट्रंप ईरान को मुफ्त कराने का वादा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी लोकप्रियता का ग्राफ सेंसेक्स की तरह नीचे गिर रहा है। वॉल स्ट्रीट के निवेशकों को डर है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी, जिससे देश में भयंकर मंदी आ सकती है। क्या ये युद्ध वास्तव में अमेरिका के हित में है? जबरदस्ती भर्ती और ID कार्ड जलाने का वीडियो, कोड़े पिंक का प्रदर्शन, कोई इजराइल के लिए नहीं लड़ना चाहता। सैनिकों के रोने वाले फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। वियतनाम युद्ध जैसी स्थिति की वापसी। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसे वीडियो की बाढ़ है जो किसी भी देश को हिला कर रखते हैं। अमेरिका नौसेना के दिग्गज ब्रायन जैसे लोग संसद की सुनवाई में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि कोई भी इजराइल के लिए नहीं लड़ना चाहता। ये विरोध सिर्फ सड़कों तक नहीं, वियतनाम युद्ध के दौर की तरह जहां पहले युवा अपने ID कार्ड जला रहे थे, आज कई सैनिकों के रोने के वीडियो सामने आ रहे हैं। डेमोक्रेट्स इस युद्ध के खिलाफ एकजुट हैं और आम जनता के बीच ये राय बन रही कि ये अमेरिका की अपनी लड़ाई नहीं। जब जनता को लगता है कि उसके बच्चों को बेमतलब की जंग में झोंका जा रहा है, तो सत्ता के सिंहासन को डोलने में वक्त नहीं लगता। भारत की प्रगति की रफ्तार पर ब्रेक का खतरा। हरमुज स्ट्रेट में तेल की आवाजाही ठप। चाइना को मिल सकता है आगे बढ़ने का मौका। वैश्विक प्रतिबंधों का अमेरिका पर खतरा। ट्रंप की इस जिद का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, भारत जैसे उभरते देशों के लिए भी यह एक आर्थिक सुनामी जैसी। तेल की बढ़ती कीमतें भारत के विकास दर को धीमा कर सकती हैं। वहीं कूटनीतिक स्तर पर अगर अमेरिका परमाणु हथियारों के इस्तेमाल जैसा कोई आत्मघाती कदम उठाता है तो वह दुनिया में अलग थलग पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि परमाणु हमले के बाद भी ईरान शायद ना झुके, क्योंकि वहां का सैन्य ढांचा स्वतंत्र इकाइयों में बटा हुआ है। ऐसी स्थिति में चीन एक नए मसीहा के रूप में उभरेगा और मुमकिन है कि पूरी दुनिया मिलकर अमेरिका पर ही कड़े प्रतिबंध लगा दे। ट्रंप का अहंकार अमेरिका को एक ऐसी खाई की ओर ले जा रहा है जहां से वापसी का रास्ता बहुत धुंधला है। अहंकार बनाम हकीकत, परमाणु हथियार आखिरी रास्ता या आखिरी गलती। बिखरा हुआ ईरान,
प्रशासन फिर भी लड़ रहा। इतिहास दोहराने की कगार पर अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उन्हें पता है कि हार उनके ब्रांड के लिए कितना खतरनाक है। लेकिन ईरान में वो अपने ही बनाए चक्रव्यूह में उलझ गए। हरमुज की खाड़ी में तेल का प्रवाह रुका हुआ है। जनता सड़कों पर है और मिड टर्म इलेक्शन के नतीजे डरा रहे हैं। 1953 की गलती ने 1979 की क्रांति को जन्म दिया था और आज 2026 में इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा है। ट्रंप के पास अब या तो वो परमाणु बटन दबाने का खतरनाक विकल्प बचा है या फिर बातचीत की मेज पर झुकने का। लेकिन क्या उनका अहंकार उन्हें झुकने देगा? युद्ध की ये आग ट्रंप को महान बनाएगी या उनके राजनीतिक कैरियर को राख कर देगी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ईरान, अमेरिका, इजराइल की बात बहुत हो चुकी। पाकिस्तान चलते हैं पड़ोसी के पास। दुनिया इजराइल और हमास की जंग देख रही है। तब इस्लाम के नाम पर बने मुल्क पाकिस्तान के भीतर एक और खतरनाक जंग छिड़ गई है। ये जंग है वफादारी की, ये जंग है पहचान की। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को भारी महफिल में अपमानित करते हुए कह दिया, अगर ईरान से इतना ही प्यार है तो वहीं चले जाओ। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उस कड़वे सच का खुलासा है जो पाकिस्तान दशकों से शिया समुदाय के खिलाफ छिपाता आया है। आज के विशेष पैकेज में हम आपको समझाने और बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान अपने ही नागरिकों को दूसरे देश का वफादार बता रहा है और इस पूरे विवाद के पीछे ईरान, सऊदी अरब की वो दुश्मनी है कैसे, जिसने पूरे मुस्लिम जगत को दो फाड़ कर दिया है। कंटेंट समझिएगा, नैरेटिव समझिएगा और उसके बाद पूरा मजमून भी। पाकिस्तान का पाप क्या है वो आपको ग्राफिक के जरिए समझाने जा रहा हूं। जनरल आसिम मुनीर की जहरीली इफ्तार पार्टी के बारे में आपको थोड़ा डिटेल दे दें। जी हां, शिया धर्मगुरुओं को ईरान जाने की सलाह दी है, मशवरा दिया है। पाकिस्तान में शिया दमन का एक नया अध्याय उनके इस बयान के बाद शुरू हुआ है। सेना प्रमुख के बयान से अब शिया समुदाय के अंदर गुस्सा है, भड़के हैं। 1400 साल पुरानी जंग अब क्या आधुनिक वर्चस्व में तब्दील होने जा रही है? मिडिल ईस्ट के युद्ध ने एक महीन लकीर खींच दी है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर साहब ने शिया धर्मगुरुओं को जिस तरह से हल्के में धमकाया है, उनको आंखें तरेरी है। ये आगे चलकर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देगा। जी हां, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर एक बार फिर विवादों के केंद्र में है, सेंटर में है। एपिक सेंटर बन चुके हैं विवादों का। वो मौका था शिया विद्वानों के साथ एक इफ्तार पार्टी का, बैठक का, लेकिन माहौल इबादत का नहीं, इल्जामों में तब्दील हो गया। मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं की निष्ठा पर सवाल उठाते हुए बेहद तीखी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, अगर ईरान से इतना ही प्यार है तो वहीं चले जाओ। मुनीर का आरोप था कि दूसरे देश के प्रति वफादारी की वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जा रही है। शिया समुदाय ने इसे न केवल अपमानजनक, डिसरिस्पेक्टफुल माना, बल्कि इसे एक खास शिया विरोधी सोच का हिस्सा भी बता दिया। हिस्सा बताने से क्या होगा? वरिष्ठ विद्वानों को बोलने का मौका तक नहीं दिया गया और सेना प्रमुख बैठक छोड़कर चलते बने, जिससे पूरे देश के शियाओं में भारी आक्रोश है। यह आक्रोश किस काम का है? दिखना भी चाहिए। अगर इतना ही गुस्सा और आक्रोश और बुरा लगा है, अपमानित हुआ है इंसान, तो सेना के खिलाफ आवाज बुलंद करिए। आगे बढ़ते हैं। 1400 साल पुरानी जंग और आधुनिक पाकिस्तान की एक नई लकीर, एक नया नैरेटिव, एक नई स्टोरी आपको समझाने जा रहा हूं। शिया सुन्नी मतभेद के बारे में सबसे पहले जानिए। 1400 साल पुराना इतिहास है जो अब सड़कों पर उतर आया है, लड़ाई में तब्दील होने लगा है। पाकिस्तान में शिया मस्जिदों पर लगातार बमबारी हो रही है, हमले हो रहे हैं, फिदाइन अटैक्स हो रहे हैं। ईरान के समर्थन में प्रदर्शन से घबराई पाकिस्तानी सत्ता अल्पसंख्यक शियाओं के खिलाफ एक संगठित अपराध का ढांचा तैयार कर रही है। यह ढांचा बहुत मुश्किल भी पैदा करेगा, क्योंकि अगर शिया भड़क गए और उन्हें यह लगा कि पाकिस्तान उनके मुफीद नहीं है, तो यह विवाद आगे चलकर बहुत परेशानी खड़ी करेगा पाकिस्तान के लिए। यह विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध ने शिया सुन्नी के बीच की उस महीन लकीर को गहरा कर दिया है जिसे अक्सर दबाया जाता था। 1400 साल से चली आ रही वर्चस्व की यह लड़ाई, यह जंग आज ईरान पर एक बड़ी शिया पावर बनकर उभरने की वजह बन गई। जब ईरान की मजबूती दुनिया के सामने आई तो पाकिस्तान जैसे सुन्नी बहुल देशों के हुक्मरानों के माथों पर बल पड़ गया, डर गए, सहम गए। भारत से लेकर पाकिस्तान तक जब शिया मुसलमान ईरान के समर्थन में सड़कों पर उतरे तो जनरल मुनीर जैसे नेताओं को अपनी सत्ता खतरे में दिखाई देने लगी। डावाडोल हो गया सिंहासन।
पाकिस्तान में शियाओं की हत्याएं, मस्जिदों पर हमले और उनके खिलाफ संगठित अपराध कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब यह दमन आधिकारिक बयानों में तब्दील हो चुका है। मुनीर साहब खुलेआम धमका रहे हैं, अगर ईरान से इतनी दिल लगी है, इतनी चिंता है, तो वहीं चले जाइए। आगे बढ़ते हैं। मिसाइल अटैक में किस तरह से ईरान बनाम पाकिस्तान हो सकता है। जी हां, एक तारीख देखिए, जनवरी 2024 ईरान और पाकिस्तान के बीच मिसाइलों का आदान प्रदान होता है। बलूचिस्तान सीमा पर यह सारी घटना घटती है, पर आतंकी गुटों के नाम पर इसको एयर स्ट्राइक में तब्दील कर दिया जाता है। सीमा विवाद या शिया सुन्नी वर्चस्व की असली लड़ाई क्या है, वो भी समझने की जरूरत है। विश्वास की कमी ने दोनों पड़ोसियों को दुश्मन बना दिया और उसके बाद की तस्वीरें हम और आप देख रहे हैं। लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, एयर स्ट्राइक हो रही है, मासूम औरतें, बेवा, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम तो आतंकवाद पर कार्रवाई कर रहे हैं। विश्वास की कमी ने दोनों पड़ोसियों के बीच की दूरी को खाई को और गहरा कर दिया। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 की वो तस्वीरें याद कीजिए जरा, जहन पर थोड़ा जोर डालिएगा, जब ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे की सीमाओं पर मिसाइलें दागी थीं, अटैक्स हुए थे। दावा किया गया कि ये हमले आतंकी ठिकानों पर थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी, अलहदा थी, अलग थी। ये मिसाइलें दरअसल उस अविश्वास का नतीजा थी जो इन दोनों देशों के बीच दशकों से पल रहा है, बढ़ रहा है, मैच्योर हो रहा है। पाकिस्तान को डर है कि ईरान उसके शिया समुदाय के जरिए अंदरूनी दखल दे सकता है। वहीं ईरान को लगता है कि पाकिस्तान की धरती पर इस्तेमाल सुन्नी उग्रवादी गुट उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मुनीर का हालिया बयान इसी मिसाइल जंग की अगली कड़ी साबित हो सकता है, जहां अब हथियारों की जगह जबानी तीर छोड़े जा रहे हैं ताकि देश के भीतर शिया समुदाय की आवाज को कुचला जा सके, दबाया जा सके, खत्म किया जा सके, म्यूट किया जा सके। क्या ऐसा होगा? आगे बढ़ते हैं। ईरान के बारे में हम सब जानते हैं, वो मुल्क कैसा है, अमेरिका से नहीं दबा तो पाकिस्तान की औकात क्या है, हैसियत क्या है। सऊदी अरब और पाकिस्तान, इन दोनों के बारे में बात होनी बहुत जरूरी है। पवित्र रक्षा समझौता इनके बीच हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच गहरा डिफेंस पैक्ट भी हुआ है। सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए तैनात रहते पाक सैनिक ईरान का कट्टर दुश्मन है। सऊदी, पाकिस्तान है उसका कर्जदार, पैसा लेकर हथियार देने को तैयार और पूरा पाकिस्तान बेचने को भी। अमेरिकी एयरबेस और सऊदी डॉलर के बीच अब पाकिस्तान फंस गया है। डॉलर फेंकिए और तमाशा देखिए, यह पाकिस्तान का नैरेटिव है। भूखा नंगा पाकिस्तान, आर्थिक बदहाली, न खाने को, न पीने को, न सोने को, न बिजली, न पढ़ाई, न सड़क, न इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां पैसा मिलेगा जी हजूरी वहीं के लिए हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के शिया विरोधी रवैये के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक कारण है, वजह है सऊदी अरब। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक मजबूत डिफेंस पैक्ट किया है, एक सामरिक समझौता किया है। सऊदी अरब जो ईरान का कट्टर प्रतिद्वंद्वी है, दुश्मन है, और ये चीजें हमें अमेरिका ईरान की जंग में देखने को मिली। पाकिस्तान को वित्तीय मदद के बदले में पाकिस्तान अपनी सेना को सऊदी की सुरक्षा के लिए खड़ा करता है। वो कहते हैं भाई पैसा लीजिए, हमारी सुरक्षा कीजिए। पाकिस्तान ने तो अमेरिका को अपने एयरबेस तक दे रखे हैं कि भाई आइए रिफ्यूल करिए, लैंड करिए, टेक ऑफ करिए। ईरान के प्रभाव को कम आंका जा रहा है। जब पाकिस्तान का पेट सऊदी के रियाल और अमेरिका के डॉलर से भरता हो तो उसे क्या ही फर्क पड़ता है। सेना प्रमुख का ईरान समर्थन, नागरिकों के खिलाफ जहर उगलना, उनके खिलाफ बोलना, क्या ही फर्क पड़ता है। और मुनीर साहब जो ने ईरान के खिलाफ जो बातें इन मौलवियों से की है, वो ये बताती है कि रियाल भी गिर रहा है जेब में और खलीथे में डॉलर भी। ये पूरी तरह से एक हायर की गई सेना की भाषा है, आर्मी ऑन रेंट जिसे कॉन्सेप्ट कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए अपने ही लोगों को देश के निकालकर बाहर करने की बात करते हैं। पैसा मिल रहा है, रियाल मिल रही है, डॉलर मिल रहा है, तो चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे देश के आवाम का कोई भी तबका हो, पैसा फेंकिए, पाकिस्तान से कुछ भी करा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड, ये शब्द आपने बहुत बार सुना और पढ़ा होगा। शिया दमन क्या है वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, और यह भी नैरेटिव आपके लिए जानना जरूरी है कि पाकिस्तान जिस मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है, क्या वो सच में एग्जिस्ट कर रहा है? क्या मुस्लिम भाईचारे के नाम पर सिर्फ सुन्नी हितों की रक्षा की जा रही है? मलेशिया, इंडोनेशिया से लेकर पाक तक शियाओं के लिए असुरक्षा सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है। शियाओं को मुख्यधारा से बाहर करने की साजिश भी साफ नजर आती है, और वैश्विक स्तर पर यह सब कुछ हो रहा है। शिया मुसलमानों के खिलाफ जो गठजोड़ बनता दिख रहा है, ईरान के खिलाफ अब सऊदी अरेब, यूएई, इसके अलावा कतर, जॉर्डन, तुर्की, सब उसके खिलाफ हो गए। एक अकेला शिया मुल्क पूरे अरब से लड़ रहा है। अक्सर पूरी दुनिया में मुस्लिम ब्रदरहुड की बातें होती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में इसके मायने हैं? इस ब्रदरहुड में शियाओं के लिए कोई जगह है भी?
इंडोनेशिया से मलेशिया और अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक शिया मुसलमानों के लिए सुरक्षित स्थान सिमटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, नैरो हो गया है मामला। यह एक सिस्टमैटिक ढांचा जहां शियाओं को पहले धार्मिक रूप से अलग थलग किया जाता है, बांटा जाता है और फिर उन पर वफादारी का ठप्पा लगाकर उनका दमन किया जाता है। जनरल मुनीर का बयान इसी वैश्विक एजेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तान में शिया बहुमत लेने की होड़ नहीं, बल्कि उन्हें दबाकर एक खास तरह की कट्टरपंथी सुन्नी विचारधारा थोपने की कोशिश भी है। मिडिल ईस्ट की जंग ने इस सच को उजागर कर दिया कि इस्लाम के नाम पर बने देशों में ही मुसलमान सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान को मार रहा है, ईरान अपने पड़ोसी मुल्क यूएई, अबू धाबी, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, लेबनान को मार रहा है। सारे मुस्लिम ही हैं, लेकिन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, यह हर किसी के जहन में आता है। गृहयुद्ध होगा, सिविल वॉर का शिकार होगा पाकिस्तान, या चीजें ठीक हो जाएंगी? सेना प्रमुख के बयान से शिया समुदाय में भारी आक्रोश है। देश के भीतर सांप्रदायिक दरार बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। आर्थिक बदहाली के बीच धार्मिक उन्माद का सहारा ले रही सेना। क्या पाकिस्तान एक और विभाजन की ओर बढ़ रहा है? एक बांग्लादेश पाकिस्तान से ही निकला था, इस पाकिस्तान से अब कितना कुछ निकलेगा? वक्त एक ब्रेक का है हमारे वॉर स्पेशल में, लेकिन जाने से पहले आपको इस वक्त की हेडलाइंस, इवनिंग सुर्खियां दिखा देते हैं। Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।